चलिए आप सभी को नमस्कार। और आज हम लेके चलेंगे सेकेंड टर्म में जो मोल कॉन्सेप्ट होता है, मोल कॉन्सेप्ट के सेकेंड टर्म में आएंगे। और सेकेंड टर्म में हम लोग पढ़ेंगे कि बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये फर्स्ट ईयर का कहो या नीट का कहो या जेई का कहो, ये पोर्शन मैं पूरा इसमें कवर कर लूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम चलते हैं अपने पेज पे। सबसे पहले बात आपको बताता हूं कि बेटा कंसंट्रेशन होता क्या एक्चुअली, दिख रहा है सबको ना। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में अगर हम लोग जहां नहीं समझ में आएगा आप सभी लोग हमसे पूछेंगे, ये नहीं कि संकोच करना, संकोच करने की जरूरत नहीं है। देखो कंसंट्रेशन से पहले पहले मैं आपको बता देता हूं कि बेटा सॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या है। सॉल्यूशन जो होता है बेटा ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है कि जितने भी कंपोनेंट उसमें है वो सारे कंपोनेंट यूनिफॉर्मली, सारे कंपोनेंट आपस में मिल जाएं, वो अलग अलग विजिबल नहीं होते हो, उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस। जैसे आप शुगर सॉल्यूशन बनाते हो ना, तो शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि सॉल्ट, अगर मान लो चीनी आप पानी में डिसॉल्व कर रहे हो तो चीनी पानी में घुलने के बाद दिखाई तो देता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपका क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन होता है, होमोजीनियस होता है। और उसमें आपके पास दो कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, और वो कंपोनेंट क्या होता है वो आपको जानना है। एक बेटा होता है सॉल्यूट और एक बेटा होता है आपका सॉल्वेंट होता है। अब बोलोगे सर ये डिसाइड कैसे करेंगे कि सॉल्यूट कौन सा होता है और सॉल्वेंट कौन सा होता है। तो बेटा सॉल्यूट की अगर हम बात करना चाहेंगे तो तीन केसेज होते हैं। कहा जाता है कि जो लेस अमाउंट में होता है वो आपका सॉल्यूट होता है, और जो लार्ज अमाउंट में होता है वो आपका क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ये छोटी बातें हैं, छोटे क्लासों में बोली जाती थी, ठीक है। लेकिन ये अभी सीनियर क्लास में जब हम लोग चलेंगे तो कुछ चीजें यहां आपको मैं दिखाऊंगा। मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं कि आप पहले बताइए कि सॉल्यूट सॉल्यूट से मान लो कि तुम्हारे पास 20 ग्राम यूरिया है, सपोज करते हो, और आपका 90 ग्राम आपके पास वाटर है। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे आपके पास दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि यहां ये लेस अमाउंट में है, मतलब ये आप बोलोगे सर सॉल्यूट है, और ये लार्ज अमाउंट में है, तो क्या बोलिएगा आप बेटा कि ये आपका सॉल्वेंट है। बोलो क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। तो यहां पे कोई लफड़ा नहीं है। लफड़ा होता कहां से है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो दूसरा केस देखिए, अगर मैं यहां पे लिख दूं कि ये बताओ 50 ग्राम आप यूरिया ले लीजिए और 50 ग्राम बेटा आप वाटर ले लीजिए, तब क्या बोलोगे, तो मामला गड़बड़ हो गया। जब जब मामला गड़बड़ हो जाए तब क्या किया जाएगा, तब कैसे डिसाइड करेंगे कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन सा है। डिसाइड तो कर नहीं पाएंगे। सॉल्यूट सॉल्वेंट डिसाइड करने के लिए हम करेंगे क्या, एक और तरीका होता है बेटा कि इसको मोल में बदल लिया जाए। मोल में बदलोगे तो सॉल्यूट सॉल्वेंट डिसाइड हो जाएगा। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, मोल ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा, वेट ऑफ यूरिया बाई मोलर मास ऑफ यूरिया, यही तो फार्मूला होता है। मतलब क्या हुआ बेटा, मोलर कितना ग्राम डब्लू दिया है, डब्लू दिया है 50 ग्राम आपका, और मोलर मास यूरिया का जो फार्मूला होता है ये NH2CO NH2 होता है। आप जोड़ के निकालोगे तो 60 आएगा, आएगा ना, कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 5/6 आएगा। मतलब अगर हम 5 में 6 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, कितना होगा, 8 जा, तो इसका मतलब हो जाएगा बेटा 0.8 मोल आ जाएगा। बात क्लियर है। दूसरी बात भाई साहब, अगर हम लोग मोल ऑफ वाटर निकाल रहे हैं तो मोल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर बाई मोलर मास ऑफ वाटर। तो वेट बेटा कितना दिया है, 50 दे रखा है, और पानी का मास 18 होता है।
तो जहां नहीं समझ में आया है आपको बोलना है ही नहीं कि बैठे रहना है। तो कितना हो जाएगा 18 दूना 36, ठीक है, पॉइंट आएगा समथिंग। तो 2 पॉइंट समथिंग यहां आ रहा है मोल में। तो ये बताओ ज्यादा कौन हुआ और कम कौन हुआ? बेटा ये हुआ मोर वैल्यू, और मोर वैल्यू का मतलब क्या हो गया? नाउ दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड दिस इज कॉल्ड सॉल्यूट। मामला समझ में आया कि नहीं आया बताओ? लेकिन एक और बात फंसाएगा इसमें। क्या फंसाएगा? इसको सबको क्लियर हो गया? ले लिए पिक, फोटो तो खींच लिया आपने? अच्छा हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आते हैं, देखो ध्यान से, इधर देखो। अगर बेटा तीसरे केस पे हम लोग आ जाए और मैं बोल दिया कि 180 ग्राम बेटा यूरिया ले लो और 90 ग्राम आप ले लो वाटर, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब मामला चेंज हो गया। अब प्रॉब्लम तुमको करेगा ये, क्योंकि तुम बोलोगे कि सर ये ज्यादा है तो इट शुड बी सॉल्वेंट, इट शुड बी सॉल्वेंट, और ये कम है तो इट शुड बी सॉल्यूट। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे पहचानोगे। ये सही है कि गलत है वो आप डिसाइड करिएगा, पीछे जो मैंने आपको समझाया मोल के बेसिस पे। हाँ जैसे पीछे आया है ना, यहां देखो, ये वाला देखो, ये आया है कि नहीं? हाँ हाँ यहां पे ठीक है भाई। 9th-10th में क्या पढ़ते थे? यही ना पढ़ते थे। लेकिन 11th में अब कंट्राडिक्शन आएगा भाई, दोनों सेम आ गया, तब कैसे डिसाइड करोगे? तो इस बेसिस पे डिसाइड कर रहा है। डन है? तो ये कहानी है। अब आगे हम चलेंगे बेटा कि कंसंट्रेशन होता क्या एक्चुअली, कंसंट्रेशन टर्म एक्चुअली क्या होता है ये जरा देखा जाए। तो एक बात बताओ, सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो सॉल्यूट डाल के बनाते हैं ना, कितना सॉल्यूट उसके अंदर, यही तो होता है। तो कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि द डिफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हाँ डिफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन डिफिनिट अमाउंट ऑफ क्या बेटा? सॉल्वेंट बोलो या सॉल्यूशन भी बोल दो, कोई आपको गाली नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट का जो नेचर होता है वही आपका सॉल्यूशन का नेचर होता है। बात क्लियर है? देखो लोग जो ड्रिंक करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं? डाइल्यूशन बढ़ाते हैं। जो ड्रिंक करते हैं, जो ड्रिंकर होते हैं, जो मतलब दारू पीते हैं, वो क्या करते हैं? अल्कोहल पीते हैं, मैंने शुद्ध भाषा अल्कोहल हो गया, हाँ अल्कोहलिक। तो उसमें क्या होते हैं? वो सॉल्यूशन में क्या करते हैं? पानी मिलाते हैं। लेकिन ये बताओ जो उसमें ज्यादा होता है उसी का तो टेस्ट आता है उसमें। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो सॉल्वेंट के नेचर जो होता है वो सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। सॉल्वेंट का नेचर किस पे डिपेंड करता है बेटा? सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, हम 12th में पढ़ेंगे इसको। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन। नहीं, सॉल्वेंट का नेचर सॉल्यूशन पे डिपेंड करे। भाई ये बताइए अगर हम सॉल्वेंट वाटर ले लें तो सॉल्वेंट वाटर ले लें तो क्या कहलाएगा? वाटर सॉल्यूशन कहलाएगा, यही तो कहलाएगा, यही तो कहलाएगा। बताइए क्यों पंडित जी? यही कहलाएगा ना। और अगर हम सॉल्वेंट गैस ले लें तो गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर सॉल्वेंट गैस ले लें तो कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर हम सॉल्वेंट सॉलिड ले लें, अगर हम सॉल्वेंट क्या ले लें? सॉलिड ले लें तो कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। और ये हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, अभी काहे माथा पच्ची कर रहे हैं हम लोग। तो ये कहानी होता है। तो ये बताओ कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं? कि जैसे आप एक बात बताओ, सॉल्यूट की अमाउंट
पानी में कितना है या सॉल्वेंट में कितना है या सॉल्यूशन में कितना है। एक बात बताओ, हम लेंथ को मेजर किससे किससे कर सकते हैं? लेंथ को मेजर करने के बेटा दो तरीके होते हैं। एक तरीका क्या होता है, एक इसका माइक्रो मेजरमेंट होता है, पंडित जी माइक्रो मेजरमेंट होता है, और एक बेटा क्या होता है, मैक्रो मेजरमेंट होता है। इज इट क्लियर? तो माइक्रो का मतलब बेटा क्या होता है, जो हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। जैसे आप एक बात जानते हो, नैनोमीटर, नैनोमीटर का नाम सुने होंगे, पीकोमीटर, पीकोमीटर का नाम सुने हो, 10⁻⁻x के टर्म में जो होता है बेटा वो माइक्रो मेजरमेंट होता है। ठीक, 10⁻⁻10, 10⁻⁻15, 10⁻⁻6, 10⁻⁻9, इस तरीके से। तो मैक्रो तब तो बहुत बड़ा मीटर हो गया। और फेंटोमीटर होता है, जेप्टोमीटर होता है, लेकिन मैक्रो का मतलब क्या होता है, जिसको आप मेजर कर सकें। लेंथ को आप किलोमीटर से मेजर करते हो, मीटर से मेजर करते हो, सेंटीमीटर से मेजर करते हो, मिलीमीटर से मेजर करते हो, डेसीमीटर से और डेकामीटर से। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मीटर जो लेंथ होता है, लेंथ को मेजर करने की दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं। सेम उसी तरीके से सॉल्यूट के अमाउंट को सॉल्यूशन में मेजर करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। बोलो सबको क्लियर है? तो डिफरेंट प्रोसेस क्या है बेटा, डिफरेंट प्रोसेस क्या है मेजरमेंट का, तो डिफरेंट प्रोसेस ऑफ डिफरेंट टर्म which is used to measure the concentration of solution। बात बेटा क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं बताओ? तो कौन कौन से टर्म होता है भाई साहब, कौन कौन से टर्म आपके जिंदगी में है वो देखना है। पहला टर्म होता है मोलरिटी। इसी में मोलरिटी को m से लिखा जाता है। इसी में दो टर्म मैं और ऐड कर देता हूं, एक होता है इसी के साथ फॉर्मेलिटी, और एक बेटा होता है डीमेल टर्म होता है, ये होता है। दूसरा बेटा होता है मोललिटी, ठीक है, स्मॉल m से लिखते हैं। तीसरा होता है आपका नॉर्मेलिटी, ठीक है, जो कैपिटल N से लिखते हैं। चौथा बेटा होता है मोल फ्रैक्शन। क्या होता है? मोल फ्रैक्शन को बच्चा x से लिखते हैं। इसके बाद होता है आपका मास बाई मास परसेंट होता है, जिसको हम शॉर्टकट में W/W% लिखते हैं। इसके बाद बेटा जो होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट होता है, इसको हम V/V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा होता है मास बाई वॉल्यूम परसेंट। इसके बाद होता है पार्ट पर मिलियन होता है। इसके बाद भाई होता है, इसके बाद पार्ट पर बिलियन। तो हम लोग सारी चीजें एक साथ कवर करेंगे विथ एप्लीकेशन, तब आनंद आएगा। तो इतने टर्म होते हैं जो डिफरेंट टर्म होते हैं बेटा, जो क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को बताते हैं कि सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा वो कितना सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ये इसको बताता है। अब एक एक करके मैं एक काम करता हूं, पहले मास वाली कहानी को खत्म कर देता हूं, इधर वाला, उसके बाद मोल फ्रैक्शन बता देंगे, तब इनके पास चलेंगे हम। तो अब आप आगे हम लोग लेके चलते हैं। एक टर्म क्या होता है बेटा, सबसे पहले मास बाई मास परसेंट। जहां नहीं आएगा वहां आप लोग पूछिएगा। मास बाई मास परसेंट का मतलब क्या होता है बेटा? मास बाई मास का मतलब होता है W/W% होता है। ठीक है, इसका मतलब कि एक कंटेनर बेटा लिया गया है। अच्छा, पूरे चैप्टर में जो सॉल्यूट होगा उसको हम लोग B लिखेंगे बेटा, और जो सॉल्वेंट होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे? A लिखेंगे। कोई दिक्कत? तो एक सॉल्यूशन आपने बनाया
और उसमें 2 कंपोनेंट आपने ले लिया। एक कंपोनेंट बेटा ए का जो वेट लिया आपने डब्ल्यू ए लिया, बी का जो वेट लिया वो डब्ल्यू बी लिया। आपको डब्ल्यू बाई डब्ल्यू जो लिखा होगा उसमें डब्ल्यू बाई डब्ल्यू में ऊपर वाला डब्ल्यू क्या होगा भाई साहब, वो होगा वेट ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट के बारे में आप बात कर रहे हो, और नीचे वाला जो होगा बेटा वो वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। आ रहा समझ में? अब आगे चलते हैं हम लोग। तो चलिए घबराना नहीं है। आपसे पूछ दिया अगर कि बेटा वेट परसेंट आप बी आप बता दीजिए कितना आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। वेट परसेंट ऑफ बी मतलब कि वेट ऑफ बी बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर है कि नहीं? सब लोग बताइए बात क्लियर है कि नहीं, बोलो। ये फार्मूला आपका हो जाएगा। परसेंट है ना, अगर परसेंट दिया है तो 100 लिख देंगे। बोलो डन है। अगर आपको परसेंट ऑफ बी के जगह ए पूछ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, यही आपको बदल देना है, डब्ल्यू बी इंटू 100 कर देना है और आपका मामला यहां भी सेट हो जाएगा। ठीक, सवाल कर लिया जाए तो आनंद आएगा, सवाल करेंगे तो और आनंद आएगा। जैसे न्यूमेरिकल जो पूछ रहा है बेटा, न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि 40% ऑफ 40% भी बाई भी अगर आपसे कह रहा है 40% आपको सॉरी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ऑफ NaOH सॉल्यूशन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 40% ऑफ NaOH सॉल्यूशन बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान देना, ऊपर जो W है और जो नीचे W है, ये भी W आपको ग्राम में लेना है और ये भी W आपको ग्राम में लेना है, लेकिन परसेंट लिखा है तो नीचे वाले वैल्यू 100 ले लेना है, 100 ग्राम। तो 40% ऑफ NaOH का मतलब क्या हुआ बेटा कि 40 ग्राम ऑफ NaOH बस प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। इसी के साथ एक और बात हम करेंगे। दूसरा बात हम क्या करेंगे, कह दिया है आपसे कि 25% W बाई डब्ल्यू लिखा होना चाहिए, तब तो पता चलेगा क्या दिया है, ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। बेटा H2SO4 सॉल्यूशन लिखा है तो H2SO4 सॉल्यूशन जो लिखा है इसका मतलब क्या हुआ कि 25 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन कितने में? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बताओ कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ? नो प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? तो ये सब कहानी है बेटा, कहीं दिक्कत नहीं आना चाहिए। जो जो चीज पढ़ा रहे हैं एकदम अच्छे से सुनो, ध्यान से समझो। ग्राम में, इसीलिए तो मैंने लिख दिया यहां पे। नीचे की जो वैल्यू होगी वो ग्राम में होगी। क्लियर है? डन है? चलिए थर्ड आते हैं। इसके बाद बेटा हम आते हैं, देखो टॉपिक बड़े अच्छे अच्छे हैं और बहुत आनंद आएगा, आनंद से पढ़ाएंगे, आनंद आएगा, टेंशन नहीं है। इसके बाद आता है बेटा V बाई V परसेंट होता है, मतलब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। और इसका क्या मतलब होता है? इसका सीधा मतलब यह है कि जो भी ऊपर है वो वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट है। वॉल्यूम ऑफ क्या है? पर्टिकुलर कंपोनेंट है, चाहे वो ए का हो चाहे वो बी का हो। और बेटा नीचे वाला क्या है? नीचे वाला क्या है? कहा है यार, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में आप क्या करिएगा? VA प्लस VB कर दीजिएगा। डन है? एक बात बताए, अभी नहीं करना है, एक बात बताओ, ये हमेशा 100 ml को एज्यूम करना, ये हमेशा क्या लेना? 100 ml को। वही सेम कहानी है,
यहां पर भी एक आपने सॉल्यूशन बनाया ए और बी लेकर के। यहां वॉल्यूम ऑफ बी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बी इज इक्वल टू वी बी है बेटा, और यहां क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए जो होगा वो आपका वी ए होगा, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वी ए प्लस वी बी। आपसे पूछ दिया कि ये बेटा आप ये बता दीजिए कि वॉल्यूम परसेंट ऑफ बी क्या होता है, तो क्या लिखोगे, वी बी बाई वी ए प्लस वी बी इंटू 100 हो जाएगा, और जब 100 हो जाएगा तो ये फॉर्मूला आपके घर चला जाएगा। बोलो क्लियर है। इसी तरीके से वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ अगर ए ले लिया जाएगा तो वी ए अपॉन वी ए प्लस वी बी इंटू 100 कर देंगे, आपका काम हो जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। डन है, समझ में आ रहा है। अब इसका सवाल जरा कर लिया जाए, क्या होता, अच्छा इस जानते हो इसके जो एप्लीकेशन होते हैं वो फूड इंडस्ट्रीज में होते हैं, जो पैकेट के मटेरियल बनाए जाते हैं, जो खाने पीने वाला, देख तो कुरकुरे वगैरह खाते हो तुम लोग, और भी मटेरियल पैकेज वाला खाते हो, तो वहां देखो पीछे जो रैपर लगा होता है उसके पीछे देखो लिखा होता है, क्या लिखा होता है कि इसका कितना कंपोनेंट शुगर है या ग्लूकोज है या हाँ इंग्रेडिएंट जो होता है लिखा होता है ना। तो ये जो इंडस्ट्रीज होते हैं आपके फूड इंडस्ट्रीज, वहां पे इसका इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद बेटा हम लोग आते हैं इसके जरा न्यूमेरिकल पे, न्यूमेरिकल जरा देख लिया जाए तो आप एकदम खुश रहोगे। पहली बात क्या कह रहा है कि 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे, तुमको मैंने अभी ट्रेंड किया है, क्या बोलोगे, सर 40 ml वॉल्यूम लिखा है, 40 ml ऑफ NaOH प्रेजेंट, का है यार, आए धोखा दे रहा है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बेटा। इसी तरीके से एक और आपसे कह देगा कि 25% V बाई वी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन, तो क्या बोलोगे कि सर 25 ml ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन कितने में बेटा, 100 ml ऑफ, बहुत सही, बहुत सही, ट्रेंड हो रहे हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। अरे छोड़ दो उसको, चेंज कर, लीटर बदलो तो लीटर में आ जाएगा, लेकिन बोला गया कि भाई हमको ml में चाहिए, दोनों की बात को, दोनों मुझे ml में लेना है तो हो जाएगा। थर्ड केस पे आते हैं हम लोग, आते हैं थर्ड केस पे। एक आता है बेटा W/V%, मतलब क्या है, मास ऊपर और वॉल्यूम नीचे परसेंट में। इसका क्या मतलब ये है कि बेटा ये क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस है या कंपोनेंट है, चाहे जो भी कंपोनेंट हो, और ये क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में आप भी जानते हो कि VA प्लस क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा। अगर हम कंपोनेंट को लें, यानी परसेंटेज ऑफ A V बाई V हम लेते हैं बेटा, तो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ A V बाई V बेटा VA अपॉन VA प्लस VB इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये फॉर्मूला एक आपका हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग किसका फाइंड कर लें बेटा, अगर हम लोग B का फाइंड कर लें तो उसी तरीके से वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100 हो जाएगा, और ये फार्मूला आपका हो जाएगा। डन है। तो जो भी सवाल आप करिए
उस सवाल को एकदम ठोक ठिठा के करिए, सुखी रह के करिए, स्वस्थ रह के करिए, तो आपको आनंद आएगा। आगे बढ़ा जाए। इसके बाद इसका जरा सवाल देख लिया जाए कैसे होता है। अगर आपके जिंदगी में लिख दिया 25% W/V ऑफ NaOH सोल्यूशन, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बोलो भाई। 25 ग्राम ऊपर है तो 25 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन, बहुत सही, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। किसी को कोई दिक्कत बेटा? किसी कोई दिक्कत? तो तीनों केस हमारा खत्म हो गया। लेकिन कभी भी बेटा ये नहीं बोलता है कि वॉल्यूम बाय W% बताइए, कभी भी ये नहीं बोलता, कभी दिया नहीं है। मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ बी कंपोनेंट और वेट ऑफ आपका क्या है? सॉल्यूशन है परसेंट में। ऐसा सवाल बेटा नहीं दिया है, इसलिए आप इसके चक्कर में भी ना पड़िएगा। आया ही नहीं है सवाल, अगर आता है तो कर लिया जाएगा, क्या दिक्कत है? अगर आता है तो कर लिया जाएगा, लेकिन आया नहीं है तो हम सवाल करके कोई मतलब नहीं है इसका। हमको समझ में आ गया? तो 3 केसेज हम लोगों ने पढ़ ली। इसके बाद बेटा आते हैं मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन में सबसे अच्छी बात बताता हूं, देखो सब लोग ध्यान से सुनो, अच्छा है, सवाल समझ में आएगा। न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, एक दिन PDF लाऊंगा, न्यूमेरिकल ढेर सारा कराऊंगा। इसको लोग यक्स बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका जो सिंबल बोलते हैं काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाई भी, चाई होता ना, चाई जेब काटने वाले, तो कभी कभी उसको CHI भी बोला जाता है। लेकिन आप यक्स बोल सकते हो, कोई इसमें ये नहीं कि जेल चले जाओगे बोल दोगे तो दिक्कत नहीं है। इसका मतलब बेटा क्या होता? फ्रैक्शन का मतलब जानते हो, जो P/Q होता है। फ्रैक्शन का मतलब जो आप P/Q के टर्म में रिप्रेजेंट करते हो यहां पे, उसी तरीके से मतलब क्या हुआ कि इट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ a particular component, मतलब चाहे A चाहे B, चाहे A हो या B हो, to the total number of mole of solution, to the total number of mole of बेटा solution। ये इसका डिफिनीशन होता है। तो मजा ऐसे नहीं आएगा। मजा कैसे आएगा? हम लोग फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं यहां से। देखो एक कंटेनर है भाई साहब, इस कंटेनर में 2 कंपोनेंट आप बचपन से लिए थे। हमको बाइनरी ही पढ़ना है, बाइनरी से आगे नहीं। बाइनरी माने 2 कंपोनेंट, ठीक है, AB। तो ये आपका क्या होगा? इसका मोल क्या होगा? Na होगा, और इसका मोल क्या होगा? NB होगा। तो मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना। अरे भाई ये अलग है, ये अलग है। जब दोनों को जोड़ोगे तो Na प्लस NB होगा कि नहीं बेटा? और कोई जरूरी नहीं कि 2 ही कंपोनेंट हो, और भी हो सकता है, Na प्लस NB प्लस NC प्लस ND डॉट डॉट जितना भी दुनिया में हो। तो ये क्या कह रहा है? कहा ये रहा है कि अगर मुझे A का मोल फ्रैक्शन चाहिए, किसका चाहिए? A का मोल फ्रैक्शन, तो पर्टिकुलर कंपोनेंट का आपको मोल चाहिए। देखो रेशियो ऑफ मोल ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, यही तो बोला जा रहा है। मतलब Na अपॉन Na प्लस NB, और अगर हम B के लिए निकाल दें तो NB अपॉन Na प्लस NB हो जाएगा। आप इसका निकाल लिए, इसका निकाल लिए, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का भी तो हो सकता है। अरे भाई A का निकाल सकते हो, B का निकाल सकते हो, तो सॉल्यूशन का नहीं निकालेंगे? सॉल्यूशन का क्या होगा? दोनों का ऐड कर लेंगे। दोनों का क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब वैल्यू को पुटअप कर दिया जाए। हाँ, लेकिन हम मोल फ्रैक्शन दोनों को हम सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं ना।
हम कंपोनेंट को तो निकाल चुके हैं। जब कंपोनेंट का निकालेंगे और सॉल्यूशन का पूछेगा तो दोनों को ऐड कर लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तुम समझ रहे हो? फिर से सुनो, कहां से नहीं, यहां से नहीं, फिर से देखो मैंने क्या बोला, मोल का रेशियो पता करना है। कैसा रेशियो भाई? कि किसी कंपोनेंट का, पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल और टोटल सॉल्यूशन का मोल पता करना है। तो मैं मान लिया कि एक बाइनरी सॉल्यूशन अपने पास है। एक कौन सा सॉल्यूशन है? बाइनरी सॉल्यूशन। अब बोलोगे बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये भी सुन लो, जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट हो, बाई माने दो। तो दो कंपोनेंट में एक सॉल्वेंट ए है, एक सॉल्यूट बी है। ए का Na है और बी का क्या है, Nb है। तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, XA होगा, और बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, चाहे बी होगा, XB होगा। तो मुझे अगर XA को निकालना रहे तो फॉर्मूला क्या कह रहा है कि बेटा उस कंपोनेंट का मोल अपॉन टोटल मोल, तो Na/Na प्लस Nb। XB का उस कंपोनेंट का मोल अपॉन टोटल मोल। बात क्लियर है? लेकिन जब दोनों को जोड़ोगे तब तो सॉल्यूशन का मोल आएगा। तो सॉल्यूशन का मोल कब आएगा? जब ए और बी को ऐड कर लोगे। ऐड करोगे, इसकी वैल्यू क्या है, Na/Na प्लस Nb और प्लस Nb/Na प्लस Nb। सॉल्व करोगे तो मैथमेटिक्स तुम लोग पढ़े हो, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब दुनिया में जितना भी कंपोनेंट हो उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम की वैल्यू 1, एक से ज्यादा नहीं होगा। आप समझे कि नहीं? बोलो। हाँ, इतनी बात समझ में आ गया? अभी यहीं तक कहानी खत्म नहीं होती है, अभी हम लोग और आगे चलेंगे। आगे क्या चलेंगे ये ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। एक बात बताओ बेटा, अगर हम मोल फ्रैक्शन बी अपॉन मोल फ्रैक्शन ए लिख लें तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी क्या? मोल फ्रैक्शन बी की वैल्यू अपॉन मोल फ्रैक्शन ए की वैल्यू। तो क्या करेंगे, ध्यान दो, अगर आप पकड़ पा रहे हो चीजों को तो बताओ, नहीं तो हम समझा लेंगे। और नीचे क्या होगा, Na/Na प्लस Nb। काट दोगे बेटा तो ये वैल्यू क्या आएगा, Nb/Na। इसका मतलब एक फार्मूला मुझे यहां से भी मिल जाएगा कि बेटा XB/XA इक्वल टू Nb/Na। ये फार्मूला एक मिल गया कि नहीं मिल गया? एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला आपका मैंने पीछे अभी बताया है ये सब, एक फार्मूला आपका ये हो गया, एक फार्मूला आपका ये हो गया, और आगे वाला एक ये हो गया। लेकिन एक कंडीशन होता है बेटा मोल फ्रैक्शन का। कंडीशन क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, यही कंडीशन आपके जेई नीट वाले ला करके छाप देते हैं और वही समझाने के लिए कहते हैं। कंडीशन क्या होता है कि जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो जिंदगी में 0 से ज्यादा होगा, 0 से ज्यादा आएगा, माइनस में नहीं आता है, माइनस में नहीं आएगा, और या तो 1 से कम होगा या तो 1 से ज्यादा होगा। इसके अलावा आपका कोई कंडीशन नहीं इसमें। अरे 1 से कम या 1 के बराबर, 0 से ज्यादा और 1 से कम या 1 के इक्वल। इतनी कंडीशन समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसके बाद हम लोग जब आएंगे तो ये सारी कहानी मैंने बता दी आपको। इसके बाद हम आते हैं सीधे मोलरिटी वाले टर्म पे। ये समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं और आपको ले चलते हैं एकदम शानदार टॉपिक पे, और वो टॉपिक क्या होता है, मोलरिटी। ये कैपिटल M से इसको लिखा जाता है और कहा जाता है, ये कहा जाता है, इसका डिफिनीशन बताइए क्या होता है। कहता है कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल ऑफ सॉल्यूट मिलेंगे वही आपका क्या कहलाएगा, मोलरिटी कहलाएगा।
1 लीटर सोल्यूशन में जितने सॉल्यूट के मोल मिलेंगे दैट विल बी मोलरिटी। क्लियर है? बोलो क्लियर है ये बात? 1 लीटर पानी लिए हो, एक कंटेनर में, एक कंटेनर लिए हो और इस कंटेनर में 1 लीटर पानी लिए हो, 1 लीटर में सॉल्यूट के मोल कितने हैं यहां, मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं यहां, वही पता लगाओगे तो मोलरिटी कहलाएगा। ठीक है ना? समझे कि नहीं? 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल उसमें सॉल्यूट है, सॉल्यूट मतलब शुगर है, यूरिया है, ग्लूकोज है, कितना मोल है 1 लीटर में, दैट विल बी मोलरिटी। तो वाटर अकेले नहीं रहेगा, कंपोनेंट डालोगे तब तो सॉल्यूशन बनेगा। हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन में सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, ना कि अकेले सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। बात क्लियर है? हाँ, लेकिन रिलेटिव बात करेंगे हम लोग कि पानी में या सॉल्यूशन में है कितना वो। अब आगे देखिए, इसको हम किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं, और इसको हम किससे लिखेंगे, भी से लिखेंगे। तो जहां नहीं आएगा पूछना, घबराना नहीं है। क्या होगा, एम इज इक्वल टू एन बाई क्या होगा, भी इन लीटर। तो ये एक नॉर्मल फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ? अब यूनिट अगर हम लोग बात कर लें इसका लगे हाथ, तो मोल एम ओ एल ई लिखा रहेगा तो क्वांटिटी हुआ, और एम ओ एल आपको बताए थे, यानी मोल पर क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, ये इसका यूनिट कहलाएगा। बोलो क्लियर है? क्यूब कहां लिखे हैं? अरे तो लीटर कहां क्यूब होता है, वॉल्यूम ही नहीं लिखेंगे। समझे कि नहीं समझे? अब दूसरी बात देखो, मोल यहां से अगर निकालना चाहें तो हम क्या जानते हैं, एम इज इक्वल टू एन बाई भी जानते हैं, बताओ सब लोग। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हम एम इंटू भी लिख सकते हैं, क्या हम एन इंटू भी लिख सकते हैं, बोलिए। तो यहां पे बेटा अगर वॉल्यूम लीटर में है तो मोल ठीक है, लेकिन अगर वॉल्यूम बेटा, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है, एमएल में है, तो ये मोल मिली मोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिली मोल कहलाएगा। ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग। और 1 मिली मोल जो होता है भाई साहब, 1 मिली मोल जो होता है वो 10 टू दी पावर -3। आपको मैं पहले ही बता चुका था, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर है? लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये फॉर्मूला इनफ नहीं है। जब न्यूमेरिकल लगाएंगे, हाँ हाँ, काहे माइनस करेंगे, वो तो अलग बात है। जो न्यूमेरिकल है तभी हम कराएंगे, देखना वहां पे। अभी थियोरेटिकल पोर्शन देखो। ये बताओ, एम इज इक्वल टू एन बाई भी हम लोगों ने लिखा है, बोलिए। और एन इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बी अपान एम बी। अरे भाई, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास, नहीं समझ रही हो? ये फॉर्मूला बेटा यहां पुट अप करना है। तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम किस में बेटा, लीटर में। तो फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया जाए तो क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में बेटा, लीटर में। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में वॉल्यूम एमएल में दे दिया है तब क्या करोगे, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम अगर एमएल में दे दिया तो नीचे 1000 से डिवाइड कर देना। और जब इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका जो बात आ जाएगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में, तो भाई साहब ये फॉर्मूला आपको लगा देना रहेगा। बोलो समझ में आया सबको? यहां तक क्लियर हुआ? सबको समझ में आ गया? समझ में आया ये बात? अब इसका एप्लीकेशन हम लोग बात करेंगे। जब हम लोग एप्लीकेशन बात करेंगे तो एप्लीकेशन क्या होगा, ये देखिए। थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बात बताओ,
डाइल्यूशन क्या होता है? जैसे मान लो कि यहां पर हमारा 2 मोल पर लीटर उसका कंसंट्रेशन है, 1 लीटर कंसंट्रेशन है। एक कंटेनर, इसमें 2 लीटर हमने 1 लीटर पानी लिया और 2 मोल सब्सटेंस ले लिया। बेटा जब हम इसमें डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, मतलब एडिशन ऑफ वाटर, जब मान लो 2 लीटर और पानी बढ़ा दें, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? एडिशन ऑफ वाटर कर रहे हैं। तो ये बताओ, इसका बात जब करेंगे तो 2 मोल पर 3 लीटर होगा कि नहीं? फिर पानी मिलाते हैं 2 लीटर, फिर डाइल्यूशन करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर करते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इसका जो हो जाएगा 2 मोल फॉर 5 लीटर। फिर अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 मोल और पर इनफाइनाइट लीटर। तो ये बताओ, आप एक गिलास में 3 चम्मच शुगर घोल के खूब मस्त शरबत बना लो। अकेले बनाई, तुम्हारी दोस्त आ गई, कही कि भाई हमको भी शरबत पीना है, तुम पानी और मिला दी, थोड़ा चलो नहीं मीठा रहेगा, थोड़ा हल्का पिया जाएगा। मान लो 10 टूरिस्ट हजार आ गए, चीनी नहीं है, तो तुम कहोगे चलो ये लोग बहुत आ गए, जबरदस्ती अपने आप डाइल्यूशन करने लगी। तो जब पानी लगातार मिलाओगी तो ये बताओ, क्या पानी मिलाने के बाद उस चीनी का टेस्ट आएगा? आएगा क्या? हाँ, कम का खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डाइल्यूशन बेटा बढ़ाने पर, डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब सॉल्यूट कम होता जा रहा है, सॉल्यूट कम होता जा रहा है। और जब उल्टा आया जाए तब क्या करेंगे? उल्टा जब आएंगे तो पानी कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। हाँ, तो यहां पे जब उल्टा चलेंगे तो डाइल्यूशन कम और कंसंट्रेशन ज्यादा। बोलो क्लियर है? ये बात समझे? इसी का सवाल मैं बताता हूं तुमको। मान लो, इधर देखो, मान लो एक कंटेनर है, यहां पर क्या है? एक कंटेनर है, यहां पर इसकी मोलरिटी मान लो m1 है और वॉल्यूम v1 है और इसका नंबर ऑफ मोल n1 है। 2 ग्राम सब्सटेंस है, तो नंबर ऑफ मोल आपका n1 है, मोलरिटी v1 है, वॉल्यूम आपका मोलरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है। आप बेटा जब डाइल्यूशन करोगे, आप जब डाइल्यूशन करोगे, पानी मिलाओगे, तो नंबर ऑफ मोल तो बेटा सेम रहेगा ना वहां, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने से मोलरिटी चेंज हो जाएगी। वॉल्यूम बढ़ने से मोलरिटी क्या हो जाएगी? तो ये बताओ, दोनों में अगर मान लो 2 मोल रहता बेटा, ये भी 2 मोल है, तो n1 की वैल्यू n2 के इक्वल होगा कि नहीं? बताओ, होगा। और जब n1 की वैल्यू n2 के इक्वल होगा भाई साहब, तो m1 v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2 v2। तो फॉर्मूला एक सवाल ये लगेगा। सवाल खूब सारा हम लोग कल करेंगे, टेंशन नहीं है। थोड़ा सा और इसका फॉर्मूला एक देखा जाए। एक बात बताओ, एक बात बताओ, मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की मोलरिटी मुझे चाहिए, मोलरिटी चाहिए मुझे मिक्सचर का। बहुत शानदार टॉपिक है, ध्यान देना। एक कंटेनर ए है, इसमें n1 इज इक्वल टू m1 v1 हो जाएगा। दूसरा कंटेनर बेटा ये है कि इसमें n2 इज इक्वल टू m2 v2 हो जाएगा। मान लो ये 1 लीटर लिया गया, ये 2 लीटर लिया गया, जब दोनों को भाई साहब मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? यहां n मिक्सचर आएगा कि नहीं आएगा? बता दो। तो क्या होगा? m मिक्सचर और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1 और 2 3 लीटर हो जाएगा, मतलब v1 प्लस v2 हो जाएगा। समझे बाबू? नहीं समझे? तो इसका मतलब क्या होगा? n मिक्सचर आपकी जिंदगी में कम आया होगा जब आप n1 और n2 को जोड़े होंगे। तो जब n1 n2 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? ये आएगा, इसकी वैल्यू पुटअप करो वहां से, m मिक्सचर और ये क्या है? v1 प्लस v2। ये क्या होगा भाई साहब? m1 v1 प्लस m2 v2। और फाइनली जब मिक्सचर की मोलरिटी निकालोगे तो भाई साहब m1 v1 प्लस m2 v2 बाई। अब बताओ, क्या इसमें कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ है? नहीं।
तो एक कहानी ये पूरा हुआ। इसके बाद छोटा सा टॉपिक बचा हुआ, छोड़ देता हूं अभी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बहुत शानदार टॉपिक है, ये पूछा भी जाता है, जेईई नीट वाले उठा लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलरिटी, मोलरिटी पर क्या रोल होता है बच्चा? एक बात बताओ, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? N/V। मतलब मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? यानी वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मोलरिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। क्यों नहीं समझ रही हो? टेम्परेचर बढ़ाने, पानी को गर्म करोगी तो वेपर में वो कवर कर रहा ना पूरा। अच्छा, एनसीईआरटी मान लिया है कि एनसीईआरटी कहता है टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तो घटे तो टेम्परेचर कम कर रही हो ना, हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो उल्टा करोगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मोलरिटी क्या होगा? इसका मतलब कि मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मैंने पूरी टॉपिक आपका मोलरिटी का क्लियर कर दिया। कल जब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसमें इनका न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये सारा टॉपिक आपके पास, ये जितना भी टॉपिक मैंने 18 पीडीएफ मैंने बताया है, यहां से आपका लेक्चर स्टार्ट हुआ था बेटा, और इसके बाद ये लेक्चर क्या हुआ था, आखिरी तक यहाँ गया था, यहाँ आया था, यहाँ आया था। तो ये सारे लेक्चर आप एक बार पढ़िएगा, घर पे देखिएगा, समझ में आएगा। जो भी डाउट है हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।